हेलो गाइस, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी होते हैं और हमारे शत्रु भी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे होंगे, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख पाते। उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब ऐसे जीव जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सफेद सतह पर काले धब्बों आ जाते हैं। तो इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए तो आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे? उन्हीं को हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उन्होंने क्रियाकलाप बताए हैं, तो ये क्रियाकलाप से भी सीटेड प्रश्न पूछ लेता है। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए और इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के बाद जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। इसके अलावा देखो, एक तालाब पोखर से जल की बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैला दीजिए और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन प्रेक्षणों से स्पष्ट स्पष्ट पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से देखा नहीं जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक, ब्रेड पर क्या उगता है? कवक होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। तो ब्रेड पर क्या होता है? कवक होता है। कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से आप देख सकते हो, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई दे सकते। कुछ जो होते हैं सूक्ष्म जीव थोड़े से ऐसे होते हैं कि जो आवर्धक लेंस की सहायता से आप उनको देख सकते हो, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं उनको हम क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का यूज करके देखते हैं। तो यही कारण है कि इन्हें क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, 4 भागों में हमने इसको बांट दिया। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 और 2.4 में दर्शाए गए, देखते हैं। अब देखो, इसके अलावा एक सूक्ष्म जीव और भी होता है जिसको हम कहते हैं विषाणु या वायरस। वायरस भी कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। मतलब ये हो गया, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो आपके केवल परपोषी, मतलब जो दूसरों पर खाने पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, दूसरों पर खाने के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। ठीक है, तो वो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। मतलब आपने विषाणु जो है आपके उस पे पौधे पे नहीं लगेगा, केवल परपोषी पे लगेगा। ठीक है, तो जीवाणु जो होगा वो पौधे तथा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं अगला। विषाणु को हम 2.5 में देख सकते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, अधिकतर खांसी जो होती है वो विषाणु के द्वारा होती है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा भी विषाणु वायरस के द्वारा होता है। तो ये है विषाणु से होने वाले रोग। कौन कौन से? जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, खांसी जो होती है विषाणु के द्वारा, और पोलियो और खसरा भी किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। अतिसार और मलेरिया किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग, टीबी जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके होंगे। तो ये है स्पाइरल जीवाणु, आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे पता लगेगा। फिर है छड़नुमा जीवाणु। ठीक है, इसके अलावा देखो ये होता है अमीबा, इसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। पैरामीशियम, ठीक है, ये भी क्या है? प्रोटोजोआ है। इसके अलावा देखो स्पायरोजाइरा, इसको हम शैवाल कहते हैं। और है क्या है? क्लेमाइडोमोनास, ये जो है ये भी आपका एक शैवाल होता है। ठीक है, फिर है राइजोपस, इसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। पेनिसिलियम, ये भी क्या हमारा एक
कवक है, ये भी कवक है, ये भी कवक है, और एक है एस्परजिलस, ये भी हमारा क्या है, कवक है। ठीक है। अब देखो एक होते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव। ये क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जिनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मित्र होते हैं हमारे, जिसका हम प्रयोग कई प्रकार के पकवान बनाने में करते हैं। जैसे आपका दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और आपके केक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल से इस सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। तथा कुछ हानि रहित पदार्थ होते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि उत्पादन में मृदा की उर्वरता बढ़ाने में किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए इस चीज को। अब देखो दही व ब्रेड बनना, दही व ब्रेड बनना। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो। अब हम बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर देखो, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ। तो ये तो है हमारे एक कोशिकीय जीव, जैसे जीवाणु हो गया, ठीक है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, ये सब क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं कुछ, जैसे कि शैवाल और कवक। शैवाल जो कवक क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बहुकोशिक भी होते हैं, उनमें बहुकोशिकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा डिटेल में। यह बर्फीली शीश से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। चाहे आपकी कितनी भी ठंड हो या कितनी भी गर्मी हो, हर एक चीज में ये सरवाइव कर जाते हैं, जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव जो है वो अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु क्या रहते हैं? समूह में रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये चीज ध्यान रखना कि कवक और जीवाणु जो रहते हैं वो समूह में रहते हैं, लेकिन अमीबा जो है वो अकेले रह सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे। सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीवों के जीवन में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको पता ही है कि कितने लाभदायक होते हैं, कुछ नुकसानदायक भी होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आपके हानिकारक भी होते हैं और जीवों में रोग के कारक है। मतलब कुछ जो सूक्ष्म जीवों के कारण व्यक्तियों के अंदर रोग भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने ये तो आपको पढ़ा ही दिया था। अब हम यहाँ करेंगे कि दही व ब्रेड को कैसे बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, जीवाणु क्या करते हैं? दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो दूध का दही बनना किसके द्वारा होता है? वो जीवाणु के द्वारा होता है। ये चीज ध्यान रखनी है। हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। ठीक है, हम जो है दही जमाते हैं रात में, तो किस तरीके से जमाते हैं कि आपका जो गर्म दूध होगा, थोड़ा सा गुनगुना दूध जो होता है, उसमें हम दही जो होता है हमारा थोड़ा सा बचा हुआ, उसमें हम डाल देते हैं, जिससे कि आप सुबह देखते हो कि वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। तो दही में जो होता है वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उससे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर बनाने में, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। रवा जैसे सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? दही है। ठीक है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे देखो एक क्रियाकलाप बताया गया है। एक बर्तन में आधी किलोग्राम आटा व मैदा को लीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म कर लीजिए। ठीक है, गर्म जल से मिला दीजिए। इसमें थोड़ी मात्रा यीस्ट पाउडर आपको दुकानों पर मिल जाता है, मिलाकर गूंथ दीजिए। 2 घंटे बाद आप क्या देखते हो कि गुथे हुए मैदे को, मैदा जो होता है गुथा हुआ, वो फूल जाता है। देखो इस तरीके से फूल जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो इसलिए हुआ क्योंकि यीस्ट जो होता है वो तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, यीस्ट जो है क्या करता है? CO2 को उत्पन्न करता है। तो गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे के आयतन को बढ़ा देते हैं। तो गैस क्या करेगी? गैस के बुलबुले जो होंगे वो एक्सपेंड होकर गैस फैलती है, उसका नेचर है फैलने वाला। जब गैस फैलेगी तो वो क्या होगा? मैदा भी क्या होगी? फैलने लगेगी। ठीक है, किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है।
तो इससे क्या क्या बनता है, इससे ब्रेड बनता है, आपका पेस्ट्री बनती है और केक भी इसी से बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है? बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब व एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल व शराब का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे वाणिज्यिक उद्योग में भी उपयोग आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अल्कोहल क्या है, यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में, यहाँ पे थोड़ी सी वो पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, पहले हम यहाँ पे क्रियाकलाप पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। 500 ml का बीकर लीजिए, इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। एक 500 ml का बीकर है, उसमें 3/4 भाग तक जल भर लीजिए। इसमें 2-3 चम्मच चीनी डालिए, इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसे 4-5 घंटे के लिए उष्ण स्थान मतलब गर्म स्थान पर ढककर रख दीजिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए, तो सूंघ कर क्या होगा, ये जो गंध आएगी वो किसकी आएगी, अल्कोहल की आएगी, क्योंकि इसके अंदर अब क्या बन गया है, अल्कोहल बन गया है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने का कारण बना है। तो चीनी क्या होती है, चीनी बन जाती है, चीनी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, अल्कोहल में। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है, किण्वन। ठीक है, फर्मेंटेशन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, किण्वन कहलाती है। इसकी खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने 1857, जो हमारी क्रांति हो रही थी तो ये खोज कर रहे थे। ठीक है, तो भारत में जो क्रांति हुई थी 57 क्रांति, उसी से आप ध्यान रख सकते हो कि लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज 57 में की थी। ठीक है, अब देखो सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग क्या है। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत जो है वो सूक्ष्म जीव होते हैं। अब देखो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को हम एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधि कहते हैं। समझ में आ गया, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधि। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन होता रहा है और हो भी रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ये समान रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक औषधि हैं। तो ये औषधियों का नाम भी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी आपकी प्रतिजैविक औषधि नहीं है, तो 3 ऑप्शन दे देगा हाँ वाले और 1 ऑप्शन दे देगा नहीं वाला, तो आपको नहीं बताना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर देखो सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु दिखे। उन्होंने पाया कि ये फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। तो ये तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। तो इसी फफूंद से क्या बनाई गई है, इसी फफूंद से बनाई गई पेनिसिलिन, जिसका उपयोग जो है जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये किसने खोज की थी पेनिसिलिन की, अलेक्जेंडर ने खोज की थी 1929 में। और 1929 में आप हमें नीचे कमेंट करके बताओगे कि 1929 में अपने, अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो 1929 में क्या हुआ था। ठीक है, आप नीचे कमेंट करके बताओगे। अब देखो पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवी के संरक्षण को रोकना है। मतलब जो पशु जो होते हैं, पशु में भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव जो एंट्री कर जाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की एंट्री को रोकने के लिए उनके आहार में भी क्या मिलाया जाता है, एंटीबायोटिक मिलाया जाते हैं, मतलब प्रतिजैविक मिलाया जाता है, जिससे कि वो भी सेफ रहें। ठीक है, उनके अंदर सूक्ष्म जीवों का संचरण ना हो पाए। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, मतलब इसका पौधों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमें जो भी चीज दवा यूज करनी चाहिए वो डॉक्टर की सलाह पर करनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये है कि अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होती, क्योंकि ये रोग जो होता है विषाणु द्वारा होता है। मतलब यह है कि ऐसे रोग, जितने भी रोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीवाणु द्वारा होते हैं, उन्हीं में ये काम करती है। ठीक है, उन्हीं में एंटीबायोटिक काम करती है, उन्हीं में प्रतिजैविक काम करती है। बाकी जो रोग विषाणु द्वारा होते हैं उनमें ये काम नहीं करती। अब यहाँ पर देखो वैक्सीन का टीका जो है
ये शिशु और बच्चों में लगाया जाता है, लेकिन क्यों लगाया जाता है इसको देखते हैं। देखो, जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। मतलब जो हमारी अंदर की जो पावर होती है वो उनसे लड़ने की कोशिश करती है, ठीक है, प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रतिरक्षी हमारा अंदर बना रहे, तो इस प्रकार टीका जो बनाया गया वो वैक्सीन का टीका बनाया गया जो हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को रोकने से हमें बचाता है। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी किसने? एडवर्ड जेनर ने। तो ये है हमारे एडवर्ड जेनर। ठीक है, अब यहां पर हम देखें, यहां नीचे पढ़िए, देखिए, आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। तो ये तो बच्चों की एक्टिविटी हो गई। अब यहाँ पर देखो, पोलियो की बात की गई है। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो वगैरह देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में क्या है? टीका ही है। तो टीका एक तो होता है कि हम एक इंजेक्शन अपने बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्ट कर लेते हैं, एक होता है हम ड्रिप के हिसाब से लेते हैं। तो वो भी तो क्या, एक टीका हुआ। जो आप 2 बूंद जिंदगी की पीते हो तो वो क्या, एक तरीके से टीका ही है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया है। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा रहा है जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। अब देखो, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि ये किस तरीके से करते हैं, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इसे सामान्यतः हम जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में भी हमारे जो जीवाणु और नीले हरे शैवाल होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकारक नीले हरे शैवाल चित्र में आपको दिखाया गया है। देखो, दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखो, पर्यावरण का शुद्धिकरण, अगला टॉपिक है पर्यावरण का शुद्धिकरण। आपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने के बाद ये खाद में परिवर्तित हो गया। अब देखो, आप जो घर का कचरा होता है ना, घर का कचरा वगैरह, जो सब्जियां वगैरह आप जो छील के निकालते हो, जो सब्जी बच जाती है या फिर जो कुछ भी जो कचरा होता है छोटा मोटा, आप उनको क्या करो, एक गड्ढे में डालते रहो। तो एक गड्ढे में जब डालते रहोगे तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से जो देसी खाद इसको हम कहते हैं। ठीक है, वो यही होती है। अब यहाँ पर देखो, क्रियाकलाप दिया गया है। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए और बी में चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए और दूसरे गमले में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? यदि हाँ, तो अंतर परिचलित होता है। आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। मतलब गमले ए में आपने जो कचरा भरा था वो जो है उसका अपघटन हो गया है, मतलब वो खत्म हो गया। यह कैसे हुआ? ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही इसका अपघटन किया गया। तो इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों
द्वारा पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की बोतल, खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों का परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ है? तो उसका परिवर्तन नहीं हुआ था। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में भी देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों व जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब देखो, कुछ लाभदायक होते हैं सूक्ष्म जीव तो कुछ हानिकारक भी होंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे हम हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु कहते हैं या इनको हम रोगजनक कहते हैं, ठीक है, जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न करें। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, पौधे एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के बारे में हम समझते हैं। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहलाते हैं। मतलब यह है कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे कोई दूषित जल आपने पी लिया या जो है किसी ने छींका तो वो वायु के द्वारा आपके मुंह तक आ गया, तो इस तरीके से जो रोग होंगे उसको हम संचरणीय रोग कहते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हैजा हो गया, हैजा दूषित पानी पीने से, सामान्य सर्दी जुकाम वायु से, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग, ये भी किससे होता है? पानी से होता है। या आपके जो कायिक संपर्क, आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं तो उससे भी हो जाता है। तो ये इन जो किसी व्यक्ति को अगर ये चीजें होती है तो उनसे हमें बचना चाहिए, ठीक है। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के हजारों रोगकारक वायरस विषाणु में भी वायु में भी आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है। तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस तरीके से रोक सकते हो? तो यहाँ पे देखो, हमें छींकते समय मुंह पर नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही होता है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु इसके शरीर से चिपक जाते हैं। अब होता क्या है, जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। तो देखो, मक्खी क्या करती है, पहले गंदगी जगह थी वहां पे बैठी, तो वहां क्या हुआ, उसके जो पैर थे या उसकी जो बॉडी थी उस पर क्या हुआ, कुछ जो जीवाणु चिपक गए। अब जब वो किसी खाने वाली वस्तु पे बैठेगी तो वो क्या करेगी, वहां पर वो जीवाणु उसको छोड़ देगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर स्थानांतरण हो जाता है मक्खी के द्वारा भी। तो जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसको बीमार पड़ने की संभावना है। अतः ये सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका एक उदाहरण है। मच्छर प्लेज्मोडियम का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते थे, हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है वो क्या है, इसका एक उदाहरण है किसका? मलेरिया का। मलेरिया जो परजीवी होता है उसका उदाहरण है मादा एनाफिलीज, या मादा जो मच्छर जो होता है वो प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है, ठीक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू का, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। मादा एडिस जो है वो डेंगू का होता है। इसके अलावा आप देखो, मादा एनाफिलीज वो मलेरिया का होता है, समझ गए। मादा एनाफिलीज मलेरिया, मादा एडिस
डेंगू, एडिस मतलब डेंगू, ठीक है, और एनाफिलीज मतलब आपका मलेरिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं और हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम अपने मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मलेरिया को हम रोक सकते हैं, पानी को एक जगह ठहर कर रोकने से, ठीक है। मतलब उसको एक जगह पर मत रखो, पानी को चेंज करते रहो, ठीक है। तो उससे भी हमारा क्या होगा, मच्छर आने की संभावना कम होगी। तो यहाँ पर देखो एक तालिका आपको दिखाई गई है, मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है और इससे आपके सीटेट में कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका, बचाव के सामान्य उपाय। तो यहाँ पर देखेंगे पहले मानव रोग, जैसे क्षय रोग। क्षय रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। कि कैसे फैलता है, वायु से फैलता है, ठीक है। ऐसे देखो खसरा, खसरा किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। कैसे फैलता है, वायु से। तो क्षय रोग जीवाणु से और खसरा वायरस से। चिकन पॉक्स वायरस से, पोलियो वायरस से। तो खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो ये तीनों जो है वायरस से फैलते हैं, ठीक है। और इसमें उपाय क्या होते हैं, रोगी व्यक्ति को पूरी तरीके से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर क्या करना, टीकाकरण करना, ठीक है। इसके अलावा देखो हैजा और टाइफाइड। हैजा और टाइफाइड दोनों ऐसे रोग हैं जो जीवाणु के द्वारा होते हैं। ये हैजा जो फैलता है वो जल से फैलता है और टाइफाइड भी जल से फैलता है। तो इसमें कैसे बचाव करेंगे हम, व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल व टीकाकरण, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं। फिर है हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरस से होता है और ये जल के द्वारा फैलता है। उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना व टीकाकरण करवाना। मलेरिया किससे फैलता है, प्रोटोजुआ से, और ये माध्यम जो होता है उसका मच्छर होता है। मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न होने दें। तो यहाँ पे देखो मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने व रोकने के उपाय 2.1 में दिए गए जो कि हमने पढ़ लिया, ठीक है। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य और पौधों में ही रोग कारक नहीं है वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। रॉबर्ट कोच जो थे, उन्होंने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक है। अब एंथ्रेक्स रोग जो किसके द्वारा होता है, वो जीवाणु के द्वारा होता है, पहली बात तो ये हो गई। और कौन सा जीवाणु होता है, उसका नाम क्या होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है, उसके द्वारा ही एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, उदाहरण के लिए जो एंथ्रेक्स होता है मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग भी वायरस के द्वारा होता है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं, अनेक सूक्ष्मजीव जैसे गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक होते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में भी कमी आ जाती है। कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं, यहाँ पे कुछ रसायनों का उपयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। तो देखो नींबू क्रैकर, नींबू कैंकर, नींबू कैंकर ये जो होता है पादप रोग होता है, किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, और संचरण का तरीका है वायु। तो देखो इस तरीके से नींबू पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, ठीक है। गेहूं की रस्ट, ये भी कवक के द्वारा होती है और ये जो है वायु और बीज के द्वारा इसमें फैलता है। तो गेहूं की रस्ट ये आपको दिख रही होगी फिगर में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा। नींबू कैंकर जीवाणु के द्वारा। भिंडी की पीत ये किसके द्वारा होती है, वायरस, ठीक है। भिंडी भा आ रहा है, वायरस या वायरस कह लो, कुछ भी कह लो। तो भिंडी की पीत वायरस से और ये कीट के द्वारा फैलती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ये तालिका इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। खाद्य विषाक्तन मतलब फूड पॉइजनिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर देखो फूड पॉइजनिंग होने के कारण क्या होता है,
देखो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तता मतलब फूड पॉइजनिंग होती है। जैसे आपने कोई ऐसा भोजन कर लिया जिसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, तो आपको सूक्ष्म जीव नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी का नुकसान जब होता है तो हमें उल्टी वगैरह होती है, तो इसी स्थिति को हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग कहते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं। मतलब जो भोजन में उत्पन्न होने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करेंगे? विषैले पदार्थ उत्पन्न करेंगे, जिससे कि भोजन हमारा विषाक्त बन जाता है। इसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो जाता है और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट है, खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। इससे पहला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था वो यही पढ़ाया था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले व नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आप देखोगे किस तरीके से हमें भोजन को संदूषित होने से बचाना है। तो पहली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती थी कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक खराब नहीं होता। तो वो थोड़ी सी भ्रमित हो गई कि यार ऐसा कैसे हो गया कि मेरे जो आम थे वो तो सड़ गए लेकिन आम का अचार नहीं सड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ परिरक्षण के तरीके हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या क्या रासायनिक उपाय हैं किसी भी चीज को संरक्षित करने के। तो यहाँ पर आप देखो, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जा सकता है। तो आप तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप नमक और खाद्य तेल का उपयोग कर लीजिए, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। जो ये हमारे परिरक्षक क्या हो गए? नमक और खाद्य तेल एक तरीके से हमारा परिरक्षक का कार्य कर रहा है। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। जैसे सोडियम बेंजोएट भी जो होता है और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये सामान्य परिरक्षक हैं। जैम व स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या रहा? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है आपके सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। देखो मैं आपको यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये देखो ये वाला जो ये है ना, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे क्या है? सामान्य परिरक्षक हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ भी सकता है, ठीक है। किन्हीं दो परिरक्षकों के नाम बताओ या निम्न में से कौन सा परिरक्षक है, ठीक। अब देखो नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग हम आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मांस और मछली जो होती हैं वो नमक के द्वारा सेफ रहती हैं। इसके अलावा है चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, तो संदूषित करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके अलावा देखो तेल व सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल व सिरके का उपयोग अचार को संदूषित होने के बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इसी द्वारा किया जाता है, तेल व सिरके द्वारा। फिर गर्म एवं ठंडा करना। आपने माँ को दूध उबालते हुए देखा होगा, उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुकती है। तो अब देखो यहाँ पर थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत है। मतलब पाश्चरीकरण है क्या, अभी हम यहाँ पे समझेंगे। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को हम 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं।
फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। होता क्या है कि जब तापमान 70 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो वहां पर सूक्ष्म जीव जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, और जैसे ही नष्ट होते हैं उसको ठंडा करके हम किसमें, पैकेट्स में या बोतल में पैक कर देते हैं। तो ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे हम पाश्चरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। पाश्चरीकरण प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए। फिर है भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियों भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में आते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा होती है। तो मतलब जो है पैकेट वगैरह जो होते हैं ना, तो उसमें आप देखोगे उसमें वायु नहीं होती है या नमी वगैरह उसमें नहीं होती, इसीलिए जो है वो वहां पे उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो सेफ रहता है। अब हम समझेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा, जो लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। राइजोबियम जीवाणु, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं कर देता हूं हाईलाइट, ये वाला। ठीक है, तो स्मरण कीजिए कि राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम, मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हो कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नाइट्रोजन चक्र, हम यहाँ पर समझेंगे नाइट्रोजन साइकिल कि किस तरीके से नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में कांस्टेंट रहती है। तो हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड व विटामिन। तो नाइट्रोजन जो है एक क्या होता है, सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जिसमें क्या होती है प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। आपको प्रोटीन में क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, विटामिन में भी नाइट्रोजन मिलेगा। बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपको नाइट्रोजन मिलता है, जो आपकी बॉडी के लिए आवश्यक होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखो, नाइट्रोजन जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको पौधे जो है डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर पाते। तो वो करते क्या हैं, वो कैसे नाइट्रोजन अपने अंदर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब जड़ें होती हैं, जड़ों में क्या होता है, इसमें जड़ें मिट्टी के अंदर होती है, तो मिट्टी में जीवाणु और नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं। तो वो नीले हरे जो शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब करके उसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में होता है। तो मैंने बताया था पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। जड़ें क्या करती हैं, जड़ों में ही तो होते हैं जीवाणु और हरे नीले शैवाल। तो वो क्या करते हैं, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में उसको बदल देते हैं, नाइट्रोजन यौगिक में उसको परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। ठीक, पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाया जाता है। तो अब होता क्या है, देखो अब हुआ क्या, जब जो हमारे जीवाणु और नीले हरे शैवाल थे उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन वायुमंडल से नाइट्रोजन ली और उसको नाइट्रोजन यौगिक में बदल दिया। अब होगा क्या, जब नाइट्रोजन यौगिक बदल देते हैं तो जो पौधे द्वारा पौधे क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन यौगिक को उपयोग करते हैं। तो इस विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। अब होगा क्या, अब जब पौधे नाइट्रोजन यौगिक को एब्जॉर्ब कर लेंगे, नाइट्रोजन यौगिक से अपने यूज में उसको ले लेंगे, तो होगा क्या, फिर से वो नाइट्रोजन गैस को क्या करेंगे, फिर से नाइट्रोजन गैस को जो है
आपके वायुमंडल में छोड़ देंगे। तो एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे, देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, देखो इस फिगर समझाते हैं। यहाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक नाइट्रोजन चक्र का चित्र है, और इससे हम समझेंगे, इससे आपको आसानी होगी समझने में। देखो होता हुआ क्या, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। और यहाँ पे देखो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन कहाँ जाएगी? सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन जाएगी पौधों के पास, पौधों की जड़ों में। तो पौधों की जड़ों में क्या होंगे, मिट्टी में क्या होंगे, आपके नीले हरे शैवाल और जीवाणु होंगे, वो नाइट्रोजन का कर देंगे स्थिरीकरण। ठीक है, फिर देखो, फिर ये जो है जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजनीय यौगिक में परिवर्तन करना। फिर जीवाणु जो होगा, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लिया है, उसको बदल देंगे नाइट्रोजन यौगिक में। ठीक है, फिर मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, मिट्टी में क्या आ गए, नाइट्रोजन के यौगिक आ गए। अब क्या करेंगे, पौधे इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और पौधे जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जंतुओं द्वारा, जंतु क्या करेंगे, पौधों को खाएंगे। ठीक है, जंतु जब पौधों को खाएंगे तो वो जंतु का जो मल मूत्र होगा, जो उत्सर्जन होगा, या जंतु जब मरेंगे, जंतु जब मरेंगे तो होगा क्या, तो भी जो मरने के बाद में जो उनका शरीर वगैरह होगा वो मिट्टी में मिल जाएगा अपघटकों के द्वारा। जब मिट्टी में मिल जाएगा तो जो नाइट्रोजन इन्होंने पौधों के खाने के द्वारा ली थी, वो फिर से क्या हो गई, मिट्टी में मिल गई। जब फिर से मिट्टी में मिल जाएगी तो होगा क्या, फिर से जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक में, नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाएगा। फिर क्या करेगा, जो जीवाणु होंगे, जो यौगिक होंगे, उसको नाइट्रोजन गैस में बदल देंगे, और नाइट्रोजन गैस फिर से कहां पहुंच जाएगी, वायुमंडल में पहुंच जाएगी। तो इस चित्र से आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज यहाँ पर थी। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं, इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों, पर्वतस्थल से दलदल तथा हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। यह एक कोश की व बहुकोषीय होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ठीक है, ये सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी हम इसको इसमें मान लेते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतुओं में गुणन करता है। ठीक है, विषाणु जीवाणु में भी जीवाणु से गुणन कर लेता है, पौधों में एंट्री कर लेता है, जंतु में भी एंट्री कर लेता है। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे की मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों एवं ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु, नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। इसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। तो इसके बारे में हम सभी लोग डिस्कस कर चुके थे, सभी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यीस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है। अल्कोहल कौन सी प्रतिजैविक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके अलावा देखिए हम, मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो मादा एनाफिलिस मच्छर। संचरण रोग का सबसे मुख्य कारण है संचरण रोग, तो आपकी घरेलू मक्खी। ब्रेड व इडली फूल जाती है, यीस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि। चीनी को अल्कोहल परिवर्तित करने का क्रम क्या कहलाता है, तो किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप जो है इसको भी सॉल्व कर लेना, कॉलम 1 से कॉलम 2 को कैसे हम करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे राइजोबियम है, तो राइजोबियम का काम क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। लैक्टोबैसिलस दही का जमना। यीस्ट क्या करता है, यीस्ट आपका ब्रेड की बेकिंग करता है। ठीक है, जीवाणु क्या करता है, जीवाणु से हैजा रोग होता है। विषाणु एड्स का कारक होता है। प्रोटोजोआ क्या करता है, प्रोटोजोआ आपकी जो है प्रतिजैविक औषधि, प्रतिजैविक उत्पादित, तो नहीं, सॉरी प्रोटोजोआ जो आपका मलेरिया कारक है। ठीक है,
प्रोटो जो है आपका मलेरिया का कारक है। यहाँ पे ये गलत हो गया, इसको मैं मिला दे रहा हूँ, मलेरिया का कारक, क्योंकि मुझे ऑप्शन ये दिख नहीं रहा था। हाँ, विषाणु एड्स का कारक, ठीक, ये आपका हो गया। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और